दोस्तों, अमेरिका को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि 18वीं सदी के अंत में ही उन्हें ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी, जिसके बाद वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार हुआ। लेकिन ये इलेक्शन दुनिया के सभी इलेक्शन से अलग होते हैं। जहां भारत में हम लोकसभा के एमपीज को चुनते हैं और फिर उनमें से एक सांसद को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए अलग इलेक्शन होते हैं और उन्हें अपनी पार्लियामेंट या फिर जैसे वो कांग्रेस कहते हैं उनके साथ अलग से डील करना पड़ता है। इसलिए इलेक्शन भी बहुत अजीब है। कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति और इस सिस्टम में क्या खामियां हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका में भारत की तरह अलग अलग पार्टीज नहीं है, बल्कि वहां पर दो पार्टी सिस्टम है, जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसे जो बाइडेन है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी है जिस पार्टी से ट्रम्प थे। क्योंकि अब वहां पर दो ही पार्टीज हैं, इसलिए प्रेसिडेंट बनने का मन तो काफी लोगों का करता है। इसलिए किस पार्टी से कौन सा आदमी खड़ा होगा, इसका फैसला भी पार्टी नहीं बल्कि वहां की जनता करती है। इसे प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में होता यह है कि एक ही पार्टी के कई लोग प्रेसिडेंट बनने की अपनी दावेदारी पेश करते हैं। जैसे हम आगे डेमोक्रेटिक पार्टी का एग्जांपल लें तो मान लेते हैं कि हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन और बर्नी सैंडर्स जैसे तीन पॉलिटिशियंस हैं जो प्रेसिडेंशियल रेस में उतरना चाहते हैं। अब ये तीनों ही लोग अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं ताकि वो अपने लिए कैंपेनिंग कर सके। इस कैंपेनिंग का मकसद ये होता है कि प्राइमरी इलेक्शंस के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो सके। प्राइमरी इलेक्शंस अमेरिका के हर एक स्टेट में होते हैं और इसे भी दो तरह से करवाया जाता है। एक रास्ता है कॉकस मेथड के थ्रू इसे करवाया जाए और दूसरा रास्ता है प्राइमरी इलेक्शंस करवाने का। कॉकस मेथड में बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं होती है, बल्कि इलेक्शन वाले दिन लोग एक बड़े से हॉल में या फिर किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होते हैं और आपस में डिबेट करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट बेटर है। फिर इस डिबेट के आखिर में हर कैंडिडेट का ग्रुप अलग अलग जगह पर खड़ा हो जाता है और जिस कैंडिडेट के साथ भीड़ ज्यादा होती है उसे उस स्टेट के विनर के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अमेरिका में आयोवा सहित कई स्टेट में इस मेथड को यूज किया जाता है। दूसरा रास्ता है प्राइमरी इलेक्शन का, जिसमें लोग बैलेट पेपर पर वोट करते हैं और इस तरह कैंडिडेट को जिताया जाता है। दोनों ही पार्टीज के लिए इस तरह के मेथड का यूज होता है, लेकिन यहाँ भी एक कैच है और वो ये है कि जब भी कोई स्टेट किसी कैंडिडेट के लिए वोट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली अपना वोट उस कैंडिडेट को दे रहा है, बल्कि वो स्टेट के कुछ डेलीगेट्स को ही वोट दे रहा होता है। ये डेलीगेट्स उस पार्टी या फिर स्टेट के हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं और फिर जब सभी स्टेट्स में इलेक्शन हो जाता है तो ये लोग एक नेशनल कन्वेंशन के नाम से जाने जाने वाली मीटिंग के साथ मिलते हैं और वोट करते हैं कि कौन उस पार्टी का नेतृत्व करेगा। अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल पर जाएं तो मान लें कि अगर जो बाइडेन के नाम पर ज्यादा स्टेट्स में वोट पड़ा है तो डेलीगेट्स जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुन लेंगे। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इससे पार्टी आपस में नहीं झगड़ती है कि पार्टी का लीडर कौन होगा, क्योंकि इसका फैसला लोग करते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि सभी स्टेट्स में इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआती स्टेट्स के रिजल्ट से पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट पॉपुलर नहीं है, जिस वजह से वो खुद ही रेस से बाहर होने का फैसला कर लेते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि क्या इन इलेक्शन में सभी लोग वोट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के हर स्टेट में अलग लॉ है। कई स्टेट्स में प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं जो पार्टी के मेंबर्स हैं। कई स्टेट में इंडिपेंडेंट वोटर्स भी किसी भी एक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। खैर पॉइंट ये है कि इन इलेक्शन के बाद दोनों ही पार्टीज को अपना लीडर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन इलेक्शन लड़ रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प। अब शुरू होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहां पर देश का राष्ट्रपति चुना जाना है। लेकिन यहाँ पर भी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हर सिटीजन का वोट एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका में 50 करोड़ वोटर्स हैं तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा, बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जिस इंसान को ज्यादा वोट मिले वो इलेक्शन हार जाता है। सुनने में बात काफी अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के हिसाब से अमेरिका के हर स्टेट को कुछ स्पेसिफिक डेलीगेट्स दिए जाते हैं। ये डेलीगेट्स 538 होते हैं। 538 इसलिए क्योंकि अमेरिका की सेनेट में 100 मेंबर्स हैं और कांग्रेस में 438। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये डेलीगेट्स किस तरह से डिवाइडेड है। अमेरिका में डेलीगेट्स को स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाता है, लेकिन हर स्टेट के पास कम से कम 3 डेलीगेट्स होने जरूरी हैं। तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और इस तरह 150 डेलीगेट्स तो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। फिर पॉपुलेशन को देखा जाता है, जैसे फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स को 29 डेलीगेट्स मिलते हैं, अलास्का को 3, जॉर्जिया को 16, कैलिफोर्निया को 55। जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि किस कैंडिडेट की मेजॉरिटी है
और फिर उस स्टेट के सभी डेलीगेट्स उस कैंडिडेट को वोट कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अगर फ्लोरिडा जिसके पास 29 डेलीगेट्स हैं, वहां पर अगर 51% वोट्स जो बाइडेन को मिलते हैं, तो फ्लोरिडा के सभी 29 डेलीगेट्स जो बाइडेन को ही वोट करेंगे, जबकि जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में सिर्फ 2% का ही फर्क था। इसी वजह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पर सभी कैंडिडेट्स इन बड़े बड़े स्टेट्स पर फोकस करते हैं ताकि किसी तरह वहां पर उनकी मेजॉरिटी आ जाए और उन्हें उन स्टेट्स के सभी डेलीगेट्स के वोट मिल जाएं। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए ज्यादा फायदा इस बात में रहेगा कि वो कैलिफोर्निया के लोगों को वोट देने के लिए कन्विंस करे ताकि उसके पास एक साथ 55 डेलीगेट्स आ जाएं। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अलास्का में कौन किसे वोट कर रहा है, क्योंकि अलास्का के पास सिर्फ 3 ही डेलीगेट्स हैं, जिस वजह से वहां पर कैंपेन करना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करना होगा। तो जब भी नवंबर में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो दरअसल आपको ये बताया जा रहा होता है कि किसके पास इस समय ज्यादा डेलीगेट्स हैं। अभी भी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव दिसंबर में होता है, जब ये सभी डेलीगेट्स वॉशिंगटन में आकर मिलते हैं और फिर यहाँ पर फाइनली अपने स्टेट्स के सभी वोट्स एक कैंडिडेट्स को देकर प्रेसिडेंट चूज करते हैं। अब शायद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि जो इस सिस्टम को समझने के बाद हर किसी के मन में आता ही है कि आखिर ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। क्या डायरेक्टली ये नहीं हो सकता है कि लोग एक ही दिन डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट कर दें, जिससे साफ साफ पता चल जाए कि वोटर्स किसको चाहते हैं। आपकी बात सही है और यही होना भी चाहिए, लेकिन जब ये रूल्स बनाए गए थे तब टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी और ना ही कोई टीवी था और ना ही गाड़ियां, इसलिए सभी वोट्स को कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट को कैपिटल तक पहुंचाने में बहुत खतरे थे। बीच में लोग बीमार पड़ सकते थे, बैलेट पेपर चोरी हो सकते थे और अगर ऐसा ना भी हो तो इन्फॉर्मेशन की स्पीड इतनी स्लो थी कि इलेक्शन करवाने में कई महीने लग जाते थे। इसीलिए उस वक्त ये इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम अपनाया गया ताकि स्टेट अपने इलेक्शंस करने के बाद डेलीगेट्स को वॉशिंगटन भेज सकें, जहां वो एक बात में वोट देकर फैसला कर लेंगे प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन आज के वक्त में सिस्टम पूरी तरह से पुराना हो चुका है और कई बार ये बात उठ भी चुकी है कि इसे रिफॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि इस सिस्टम में कई परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो सिस्टम की यही है कि ये 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, क्योंकि इस सिस्टम के तहत फ्लोरिडा के वोटर्स के पास अलास्का के वोटर्स से ज्यादा पावर है। साथ ही अगर फ्लोरिडा के सभी लोग एक कैंडिडेट को ना भी चाहते हो तब भी उन्हें एक ही कैंडिडेट को आखिर में अपने 29 वोट देने पड़ेंगे, जबकि एक असल डेमोक्रेसी में ये 29 डेलीगेट्स इस हिसाब से डिवाइड होते तो किस कैंडिडेट को कितने % वोट मिले। ये सिस्टम आज भी अमेरिका में सिर्फ इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि इससे पॉलिटिशियंस की जिंदगी आसान हो जाती है और उन्हें पूरे देश पर फोकस करने के बजाय सिर्फ कुछ स्टेट्स पर ही फोकस करना होता है। इस सिस्टम को ज्यादा अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही वजह थी कि सन 2000 में डेमोक्रेटिक पार्टी के अल गोर को देश में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश के हाथ में सत्ता चली गई। खैर, ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बेसिक समरी है। इससे आप अब समझ पाएंगे कि क्यों रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त ट्रंप और रॉन डिसेंटिस आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही प्राइमरी इलेक्शन जीतकर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का सिस्टम बेहतर है या उन्हें भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लेना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।